अब आते हैं गैस लॉज की तरफ। हियर आर 3 टाइप्स ऑफ द गैस लॉज, 3 किस्म के गैस लॉज होंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, उसके बाद फिर चार्ल्स लॉ, उसके बाद फिर एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ में ये होता है कि याद करें गैसेस के टर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ़ मोल्स, और ये कुछ टर्म्स होते हैं। कुछ वेरिएबल रखेंगे, कुछ हम कांस्टेंट रखेंगे। तो याद करें बच्चे यहाँ पे एक चीज़ कि कुछ टर्म्स में सपोज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ही। सपोज़ टी को हम कहेंगे यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है बच्चे, और वी इज़ अ वॉल्यूम, वी इज़ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, P इज़ अ प्रेशर ऑफ अ गैस, P के बाद N होगा, N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स या किन बुक्स में इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिखते हैं, क्योंकि मोल्स बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हम यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे, भले बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो या एवोगैड्रोस लॉ हो, यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे सिर्फ। वेरिएबल क्या होते हैं कि एक को चेंज करो दूसरा भी चेंज हो, मीन्स उसके ऊपर इफेक्ट ज़रूर होगा। कांस्टेंट टर्म वो होता है जो बिफोर अ चेंज, आफ्टर अ चेंज या बिफोर डिस्कशन, आफ्टर डिस्कशन विल रिमेन सेम, उसमें चेंज कोई तब्दीली नहीं होगी। अब सपोज जैसे यहाँ पे बॉयल्स लॉ है तो यहाँ पे हियर ओनली 2 वेरिएबल्स होंगे, सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होंगे। कौन से? प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद करो कि जो मास टर्म होता है ना बच्चे, मास, वो सब में कांस्टेंट होना चाहिए। मास टर्म या मास ऑफ द गैसेस शुड बी कांस्टेंट। तो जो मास ऑफ गैस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मास को नहीं बढ़ाना चाहिए, मीन्स उसको हम चेंज नहीं करेंगे और टर्म्स के साथ भी। तो स्टार्ट कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इस गिवन में सारी बात है, इस गिवन को मिस नहीं करना, ठीक है। द गिवन वॉल्यूम of a gas is inversely proportional, ये चीज़ inversely proportional, inversely proportional किससे? inversely proportional to pressure। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि एक चीज़ को हम इंक्रीज़ करें तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाए, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है बच्चे। और इन्वर्स में ये होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज़ करो दूसरी डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट, मगर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, और भी जितने सारे टर्म्स हैं सिवाय प्रेशर और वॉल्यूम के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करना है, गिवन, जो मैंने कहा ना कि मास ऑफ गैसेस या वॉल्यूम, जो भी हम क्वांटिटी उठा रहे हैं उसको हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज हम सिर्फ 2 चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस बॉयल्स लॉ में, चलो यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे होंगे, वेरिएबल्स आर वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, याद करें बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉयल्स लॉ के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 2। कौन से वेरिएबल्स हैं? प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर ये वेरिएबल हैं तो कांस्टेंट क्या हैं? other all terms will be constant, other all quantities, other all quantities will be constant, will be constant। क्यों? कि हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जस्ट इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम। अगला कोई दूसरा लॉ होगा, उसमें वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, देखेंगे विद द टेम्परेचर, फिर नंबर ऑफ़ मोल्स, तो 1 बाय 1 हम करेंगे, सबको एक साथ यहाँ पे नहीं हम
स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो याद करें बॉयल्स लॉ में क्या कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ दो, कौन सा, वॉल्यूम और प्रेशर। तो चलो इसके अलावा जैसे टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ़ मोल्स हो गया, मास हो गया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो गया, वो क्या होंगे, अदर ऑल क्वांटिटीज़ विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगी, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो किसको, सिर्फ प्रेशर को या वॉल्यूम को। ठीक है बच्चे, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, विद द प्रेशर। अगर मैथमेटिकली इस लॉ को हम लिखें, बॉयल्स लॉ को लिखें, तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे तो सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है, जबकि और जितने भी टर्म्स है वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रोस लॉ हो, इसमें जो यहाँ पे लिखते हैं ना टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट, अगर हम इस बॉयल्स लॉ का फार्मूला बनाएं, जिस इक्वेशन बनाएं जिसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो याद करें जिस लॉ में जो टर्म कांस्टेंट होगा वो फार्मूला के अंदर लिखा नहीं होगा। तो फार्मूले को देखने के लिए, याद करने के लिए या टिक करने के लिए, ढूंढने के लिए ये चीज़ आपको याद करनी होगी कि जिस लॉ में जो टर्म कांस्टेंट है वो फार्मूले के अंदर नहीं होगा। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट, तो ये फार्मूले के अंदर कभी भी नहीं होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम यहाँ पे ख़त्म करें तो हम यहाँ पे टर्म के यूज़ करें, के इज़ अ कांस्टेंट, इसको हम बॉयल्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/p वही सेम, v वही सेम, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके हमने के लगाया, 1/p वही सेम। तो बच्चे v वही सेम, k मल्टीपल बाई 1 इट इज़ इक्वल k/p। अगर हम कांस्टेंट को मालूम करें, p यहाँ पे डिवाइडेड इस तरफ आ जाए तो मल्टीपल हो जाएगा, तो मीन्स ऐसे हुआ कि p मल्टीपल बाई v, pv इज़ इक्वल टू k। ये एक जनरल ट्रेंड है, इंडिकेशन है किसका, बॉयल्स लॉ का, कि अगर कोई रिलेशनशिप आपको मिलेगी k इज़ इक्वल pv, लॉ इज़ डैश, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, नन ऑफ दिस, तो आप क्या टिक करोगे बच्चे, बॉयल्स लॉ को टिक करोगे। अच्छा, आगे क्या होगा देखें, ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, अगर हम कांस्टेंट फॉर इनिशियल और फाइनल के लिए लिखें तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम है बिफोर अ चेंज वो P1V1 कहलाएगा। सपोज ऐसे P1V1, 1 क्या होता है इनिशियल प्रेशर और 1 क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम, P1 एंड V1, बिफोर अ चेंज प्रेशर और बिफोर अ चेंज वॉल्यूम। तो PV इज़ इक्वल के, अगर हम फॉर इनिशियल के लिए लिख रहे हैं तो P1V1, और अगर हम फाइनल के लिए लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा P2V2। तो हमें एक फार्मूला मिला, यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिली। ये इक्वेशन किसकी है, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, तो ये बॉयल्स लॉ नहीं है, दिस इज़ बॉयल्स इक्वेशन, बॉयल्स इक्वेशन, जिसके ज़रिए हमें प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम गिवन होगा और फाइनल प्रेशर भी सपोज गिवन होगा, तो हम क्या मालूम करेंगे, मोस्टली फाइनल वॉल्यूम। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कही कि दिस इज़ द फार्मूला। अगर MCQ आ जाए कि P1V1 इज इक्वल P2V2 इज़ अ फार्मूला ऑफ डैश, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे, बॉयल्स लॉ। और बातें बहुत इंपॉर्टेंट, वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो टर्म कांस्टेंट है, जैसे टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट, तो याद करो वो टेम्परेचर T फार्मूले के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगर चार्ल्स लॉ होगा तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर होता है कांस्टेंट, वो फार्मूले के अंदर नहीं होगा। एवोगैड्रो लॉ के अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो दोनों फार्मूले के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसके फार्मूले के अंदर आपको T नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या मालूम करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसके बच्चे, बॉयल्स लॉ के। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम ग्राफ्स की हेल्प से या ग्राफ ड्रा करें कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक हिंट है आप बच्चों के लिए। अगर रिलेशनशिप है डायरेक्ट, फिर मैं इन्वर्स लिख रहा हूँ, इफ़ अ रिलेशनशिप इज़ इन्वर्स, अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा बच्चे, कर्व्ड होगा, हाइपरबोलिक होगा, नॉन लीनियर, नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट है, एक ज़बरदस्त हिंट है आप बच्चों के लिए कि डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा। तो याद करें बच्चे, इफ़ अ रिलेशनशिप इज़ डायरेक्ट देन शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, इफ़ अ रिलेशनशिप इज़ इनवर्स देन द शेप ऑफ ग्राफ विल बी पैराबोलिक या नॉन स्ट्रेट या नॉन लीनियर। तो यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे पास कौन से बचे, वॉल्यूम और प्रेशर। देखो, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ ड्रा करें, द डैश विल बी द शेप, पैराबोलिक, स्ट्रेट, बोथ, नन ऑफ दिस।
तो आप क्या कहोगे बच्चे, पैराबोलिक कहोगे। क्यों कि वॉल्यूम और प्रेशर में जो यहाँ पे रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, और इस इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से वॉल्यूम और प्रेशर में जो शेप आएगा बच्चे वो पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक या नॉन स्ट्रेट होगा, नॉन लीनियर या नॉन स्ट्रेट शेप आ जाएगा। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें, इस वॉल्यूम को हम अगेंस्ट करें 1/p, प्रेशर को अगेंस्ट करें 1/p, तो पैराबोलिक का जो अपोज्ड होगा बच्चे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर MCQ ऐसे आ जाए एंटी टेस्ट में कि द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज डैश, तो पैराबोलिक आपको ढूंढना है। अगर वो कहें द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p, तो आप स्ट्रेट लाइन ढूंढेंगे वहाँ पर। तो ये 2 MCQs हो सकते हैं एंटी टेस्ट में। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम और प्रेशर में पैराबोलिक शेप होगा, और वॉल्यूम और 1/p में क्या होगा बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, बॉयस लॉ के बारे में। लिखें, नोट डाउन करें। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। तो बात वही इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल सिर्फ 2 होंगे, बाकी जो और जितने भी टर्म्स हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे। जैसे बॉयस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल हैं, तो टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मास और जितने भी टर्म्स हैं ना सारे वो सब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे हम। तो ये था बॉयस लॉ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। ये लिखें, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। और फार्मूले के अंदर हम जो डेफिनेशन के अंदर को कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं तो वो फार्मूले के अंदर नहीं लिखा होगा। नाउ बॉयस लॉ के बाद चार्ल्स लॉ, सेकंड वन इज द चार्ल्स लॉ, JQS चार्ल्स। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लें। अगर रिलेशनशिप इन्वर्स है तो पैराबोलिक होगा, अगर रिलेशनशिप है डायरेक्ट 2 क्वांटिटीज़ के बीच में तो समझो शेप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ इज अ चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स लॉ में भी वही बात करते, सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे। अब कौन से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम, बाकी तो प्रेशर और जितने भी सारे टर्म्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो ये भले आप यहाँ पे लिख लो, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेरिएबल्स यहाँ पर जो होंगे वो 2 होंगे, एक होगा वॉल्यूम और बच्चे दूसरा होगा टेम्परेचर। तो 2 वेरिएबल है, इनको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम। वॉल्यूम किन का, गैसेस का, गैसेस की बात होगी यहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या क्या होगा। तो इस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो डेफिनेशन इसकी बुकिश डेफिनेशन ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वो ही गिवन वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है बच्चे, बना कांस्टेंट वॉल्यूम। द गिवन वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट, मीन्स इस वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे भी नहीं कम भी नहीं करेंगे। द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अच्छा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू टेम्परेचर। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा, कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। मैथमेटिकली अगर हम इसी लॉ को यहाँ पे लिखें, मैथमेटिकली अगर बॉयस चार्ल्स लॉ को हम यहाँ पे लिखें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज़ अ कांस्टेंट। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वो कांस्टेंट होगा। मीन्स ना ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और ना ही हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। तो जस्ट हम क्या करते हैं सॉरी, अगर हम टेम्परेचर को डबल करें तो वॉल्यूम भी डबल होगा, अगर टेम्परेचर को हाफ़ करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ़, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। अगर हम प्रोपोर्शनली ख़त्म करके यहाँ पे कांस्टेंट लिखें तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, K इंटू
T। प्रोपोर्शनली ख़त्म किया, कांस्टेंट यूज़ किया, दिस कांस्टेंट विल बी टर्म्ड एज चार्ल्स कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसे। अच्छा, अगर हम K मालूम करें यहाँ पर तो T इसके साथ मल्टीपल जब इस तरफ आ जाएगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो K किसके बराबर हुआ? K इज इक्वल V अपॉन T। ये इंडिकेशन है किसका? चार्ल्स लॉ का। अगर इसको हम फॉर इनिशियल और फाइनल के लिए लिखें तो बच्चे इनिशियल के लिए ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 और फाइनल के लिए हो जाएगा V2 अपॉन T2। अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये इसके साथ मल्टीपल करो ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा बच्चे T1 V2 इट इज़ इक्वल टू T2 एंड V1। तो ये फार्मूला है किसका? चार्ल्स इक्वेशन। ये चार्ल्स इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे न्यूमेरिकल्स। मोस्टली वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं किसका? चार्ल्स लॉ का। जैसे मैंने कहा कि प्रेशर इज़ अ कांस्टेंट, तो वो आपको फार्मूले के अंदर नज़र नहीं आएगा। ये एक ट्रिक है, हिंट है आप बच्चों के लिए किस तरीके से आप फार्मूला ढूंढ सकते हो। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो नहीं था फार्मूला के अंदर, और यहाँ पे प्रेशर है कांस्टेंट तो वो हम फार्मूला के अंदर नहीं लिख रहे। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसकी चार्ल्स लॉ की तो रिलेशनशिप इज़ अ डायरेक्ट। वही बात, अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा बच्चे तो समझो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और ये ओरिजिन से पास होगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसके अगेंस्ट हम इसको क्या करें बच्चे, वॉल्यूम को 1 अपॉन T के साथ रखें तो वही स्ट्रेट लाइन का जो अपोजिट होगा वो पैराबोलिक होगा। तो बात ये आ सकता है एंटी टेस्ट के अंदर, द शेप ऑफ द ग्राफ इन बॉयल्स लॉ इज डैश। तो आप क्या ढूंढोगे, क्या सर्च करोगे, स्ट्रेट लाइन या लिनियर, या द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डैश। तो स्ट्रेट लाइन आपको ढूंढना है। दिस कैन बी द MCQ ऑफ एंट्री टेस्ट। तो ये था चार्ल्स लॉ के बारे में। और इस चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट ज़ीरो का थोड़ा है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, वो एट द एंड ऑफ दिस 3 लॉज में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो बच्चे बॉयल्स लॉ के बाद ये था चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में ये होता है कि सिंपल एग्जांपल ये कि एक बलून के अंदर आप गैस डालो, ठीक है बच्चे, वो बलून को बांध के आप रखो ठंडे पानी में, ठीक है। दूसरा बलून लो, उतनी गैस एयर उसके अंदर डाल के उसको रखो गर्म पानी में, ठीक है। अब 5-10 मिनट के बाद ऑब्ज़र्व करोगे वो बलून जो आपने ठंडे पानी में रखा था टप में जिसमें ठंडा पानी था, तो वो श्रिंक हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और वो बलून जो आपने गर्म पानी में रखा है, इतना नहीं कि बॉयल्ड के वो फट जाए, इतना कि मीन्स वो हीट फ्लो हो जाए फ्रॉम हॉट वाटर टू द गैस फिल्ड इन द बलून। तो जैसे वो उसको थोड़ा टेम्परेचर हाई मिलेगा और गैसेस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी उनका बढ़ जाएगा। तो याद करो बच्चे कि बलून प्लेस्ड इन द हॉट वाटर, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, और वही सेम साइज़ का बलून हमने रखा था जो कोल्ड वाटर में, वो श्रिंक हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मीन्स क्या हुआ, यहाँ से टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, कूलेंस बढ़ जाते हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो बच्चे क्या हो जाता है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, ये बात सुनो कि अंदर के प्रेशर को हम बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि प्रेशर इज़ अ कांस्टेंट। और सारी हम ऐसी कंडीशन से रखेंगे, सुने मेरी बात, हम अगर 2 चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसको बच्चे, टेम्परेचर और वॉल्यूम को, तो बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सब कंडीशंस को हम खुद बाहर से कंट्रोल करेंगे ताकि प्रेशर को ना हम कम होने दें ना हम ज़्यादा होने दें। मीन्स प्रेशर शुड बी कांस्टेंट बिफोर अ चेंज एंड आफ्टर अ चेंज। तीसरा जो लॉ है यहाँ पे इसके चार्ल्स लॉ के बाद एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस नहीं है, इट इज़ अ लॉ, बिल्कुल सही है, वेरीफाइड है। ये वो हाइपोथेटिकल वैल्यू था जो पहले मैंने आपको बताया था, एक वीडियो लेक्चर भी उसके ऊपर बनाया है मैंने, कि किस तरीके से एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 हम जो पढ़ रहे हैं किस तरीके से मालूम किया था। जबकि वो मालूम किया था, अगर आपको याद हो, मेरा वीडियो लेक्चर आपने देखा हो, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, साइंटिस्ट था जे पेरिन जिसने वो वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो वैल्यू अमेडो एवोगैड्रो ने नहीं किया था, वो जे पेरिन ने किया था, मगर उसको ऑनर देने के लिए जे पेरिन ने नाम डाल दिया उस नंबर का एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ गैसेस इज एवोगैड्रोस लॉ। This Avogadro's law is a very simple law as compared to Boyle's and Charles law. ज़्यादातर जो MCQs आते हैं गैस लॉज के अंदर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में, कम आते हैं फ्रॉम दी एवोगैड्रोस लॉ।
और कुछ एक्सेप्शनल बातें भी होंगी। पहले जो सिंपल है, जो हमारे बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, सिलेबस जो है हमारा, पहले हम उसको फॉलो करेंगे, आखिरी 10 मिनट में इंशाल्लाह वो बातें डिस्कस होगी जो बिल्कुल नहीं होंगी आप बच्चों के लिए। तो थर्ड वन इज़ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ये था अमेडियो एवोगैड्रो, वही सेम इसने एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। तो हियर आर आल्सो 2 वेरिएबल्स। कौन से 2 वेरिएबल्स होंगे? एक होगा वॉल्यूम और दूसरा होगा एन। एन को किन बुक्स में नंबर ऑफ़ मोल्स लिखते हैं और कहाँ पर इसको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी और जो बच गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और जितने भी टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन ये कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। टेम्परेचर प्लस प्रेशर, ये दोनों यहाँ पे क्या है बच्चे? ये कांस्टेंट है। मीन्स प्रेशर को भी चेंज नहीं करेंगे, ना ही इंक्रीज़ ना ही डिक्रीज़, और टेम्परेचर को भी हम ना ही इंक्रीज़ करेंगे ना ही डिक्रीज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम जस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स को चेंज करके देखेंगे कि वॉल्यूम के ऊपर असर हो रहा है या नहीं। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ़ अ गैस, अगर आप 1 मोल ऑफ गैस उठाओ तो उसका एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दैट इज़ 22.4 dm³। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था मोलर वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ 22.4 dm³। याद करें, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। आप बुक्स में एक टर्म पढ़ते हैं STP, STP और V। STP मैंने भी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है बच्चे, एक्चुअली ये क्या होता है? STP, S इज़ द स्टैंडर्ड। लेक्चर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन एंड टेस्ट के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से गैस लॉज इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। तो S इज़ द स्टैंडर्ड, T इज़ द टेम्परेचर। बच्चे तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू होता है, याद करें 273 केल्विन। हमेशा, वैसे तो सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, मगर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, वहाँ पे हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखेंगे। याद करें, भले आपको सेंटीग्रेड में गिवन हो, उसमें प्लस 273 ऐड करोगे तो आपको केल्विन मिल जाएगा। क्यों? कि दिस केल्विन इज़ इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। जब सेंटीग्रेड में आप प्लस 273 ऐड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? केल्विन में। तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। केल्विन कितना होना चाहिए? 273 केल्विन। ये बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए? इट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। और बच्चे वॉल्यूम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 22.4 dm³। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है, आप बच्चों को याद करने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आप कहोगे 273 केल्विन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर, यू विल से इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम, यू विल से 22.4 dm³। ये बातें आप बच्चों को याद करनी है। आते हैं दोबारा यहाँ पे कि अगर हम मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल है। अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 dm³। अगर 2 मोल्स करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे को? उसका वॉल्यूम वो भी बढ़ जाएगा। इसके बारे में एक थोड़ा रिलेशनशिप है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ गैस इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड, या सिंपल गैस उठाते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या कि कुछ भी नहीं है, मीन्स कितने मोल्स हैं इसके? ओनली 1 मोल। तो 1 मोल इज़ हेयर। अच्छा बच्चे, 1 मोल का जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो होता है कितना? 22.4 dm³। ठीक है बच्चे। और अगर हम एवोगैड्रो नंबर जो है, नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स, वो भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि n इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो बेसिक्स में मैंने आप बच्चों को पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है। तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन का उठाएंगे गैस का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल जितनी जगह घेरते हैं वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम होता क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। सपोज़ अगर हम इसी हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल्स कर रहे हैं,
2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल्स को डबल किया, इंक्रीज़ किया, तो 1 में से कितने मोल्स हो गए बच्चे, 2 मोल्स। तो चलो मोल्स को डबल किया तो लास्ट बने कि वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, 44.8 dm³। और जैसे हमने मोल्स को डबल किया तो बच्चे मोल्स बढ़ने से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो 12.04 × 10⁻23, या इसको अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी 1.204 × 10⁻24। एक मरतबा यहाँ पे आए तो 23 में 1 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे मोल्स को इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। मीन्स ऐसे समझो कि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, जब नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो लास्ट बने कि उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कम मालिक्यूल्स कम जगह लेंगे, ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे तो जगह भी ज़्यादा लेंगे। तो इसका एग्जांपल ये है कि सपोज़ आप एक बलून ले लें, बलून के अंदर एयर डालें, ठीक है बच्चे, जैसे हम वो हैप्पी बर्थडे में करते हैं, बलून के अंदर एयर डालो, ये बलून को पकड़ा, एयर डाला, ये डाल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, साइज़ बढ़ रही है बलून की। बंद किया तो जितनी ज़्यादा एयर अंदर गई, जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स अंदर गए, उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है किसका, बलून का। बलून को पकड़ो, फुल बलून है, ठीक है, फिल्ड विद एयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से एयर निकालो। एयर निकालने का मकसद क्या हुआ कि डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ द मालिक्यूल्स। जैसे एयर निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी एयर निकाल रहे हैं तो मालिक्यूल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। मालिक्यूल डिक्रीज़ होने से साइज़ या वॉल्यूम ऑफ द बलून विल आल्सो डिक्रीजेस। तो मालिक्यूल्स कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। और बच्चे क्या हो रहा है कि मालिक्यूल ज़्यादा डालने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो बात है बहुत सिंपल कि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स बढ़ाने से या नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो भी इंक्रीज़ होता है। शर्त यहाँ पे ये है कि बाहर से उस बलून को ना हम हीट करें, ना हम कोई हाई प्रेशर दे दें, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। तो प्रेशर, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। और हमने ऑब्ज़र्व किया कि नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाने से, मालिक्यूल्स बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो इसी का भी फार्मूला वही बनेगा कि बच्चे वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो वॉल्यूम वही सेम, प्रोपोर्शनली ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट, एन वही सेम। अगर हम के मालूम करना चाहते हैं तो V/N हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है किसका, एवोगैड्रोस लॉ का, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से फॉर इनिशियल और फाइनल के लिए अगर हम बनाएं, ये हुआ इनिशियल के लिए और ये हो गया बच्चे फाइनल के लिए। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। और इसके ज़रिए हम फाइनल वॉल्यूम मोस्टली मालूम कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल नंबर ऑफ़ मोल्स या मालिक्यूल्स या फाइनल नंबर ऑफ़ मोल्स या मालिक्यूल्स हमें किसी गैस के गिवन है तो ईज़िली वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये फार्मूला किसका हुआ, एवोगैड्रोस फार्मूला या इक्वेशन। इसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दिस इज़ एवोगैड्रोस लॉ। और ये यहाँ पे तीनों लॉज ख़त्म हुए। कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा बात है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा बच्चे, है डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ़ अ रिलेशनशिप इज़ डायरेक्ट तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स में शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। जिस तरीके से इसमें चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर में था डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो शेप ऑफ ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तीनों यहाँ पे ख़त्म हुए। और बस आज का लेक्चर यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगर बात आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, आप दूसरे स्टूडेंट्स, कोलीग्स, कज़न सबको बताओ कि जाओ यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ो, सीखो। इंशाल्लाह बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा आपकी इस एंट्री टेस्ट में। अच्छा इसके बाद जो दूसरा लेक्चर बनाऊँगा मैं यहाँ बच्चों के लिए गैसेस में से, वो होगा प्रेशर के बारे में, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन उसके बारे में, या इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। और 2 लॉज और भी बचते हैं गैसेस के, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चे आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।